हेलो दोस्तों, ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे रॉकेट के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में और दूर करते हैं अपने ज्ञान की गरीबी। सबसे पहले हम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि रॉकेट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। कुछ लोग इसके बारे में बोलेंगे कि ये न्यूटन थर्ड लॉ पे वर्क करता है, कुछ लोग बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है, लेकिन ये दोनों आंसर सही है। चलिए इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी हम पर भी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाती है। मतलब हर एक एक्शन के अपोजिट और इक्वल रिएक्शन फोर्स होता है। न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ एग्जांपल हैं। जैसे हम लोग चलते हैं, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है। हम लोग चलते हैं तो अर्थ पे फोर्स लगाते हैं, उसको पीछे की तरफ ढकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्थ इक्वल फोर्स लगाता है, हम लोग को आगे की ओर ढकलने का ट्राई करता है। क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अर्थ पीछे न जा करके हम लोग आगे चले जाते हैं। सिमिलर जब कार चलता है तो व्हील द्वारा अर्थ पर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है और अर्थ व्हील पर आगे की तरफ फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे तरफ मूव करता है। अब एरोप्लेन का प्रिंसिपल भी सेम है। इंजन बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है एयर पर, तो एयर उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और उसकी जो पंखी होती है वो एयर पर डाउन डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो एयर उसको अप डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिससे एयरप्लेन हवा में उड़ता है। अब इन तीनों एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि एक्शन फोर्स किसी न किसी मीडियम पर लग रहा है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे थे, सेकंड में भी ग्राउंड पे फोर्स लग रहा था, थर्ड में एयर पे फोर्स लग रहा था। लेकिन अगर रॉकेट की बात करें तो वो स्पेस में चलता है और स्पेस में कोई मीडियम होता नहीं है। तो हम लोग माइंड में एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि न्यूटन थर्ड लॉ स्पेस में कैसे वर्क करता है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग मोमेंटम थ्योरी को समझेंगे। सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी के मल्टीप्लाई करने में जो आता है उसे मोमेंटम कहते हैं। और एक मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो तो इसका मोमेंटम कांस्टेंट होता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट m1 है, इसका वेलोसिटी u1 है, तो m1 इंटू u1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट m2 है, इसका वेलोसिटी u2 है, तो यहाँ भी m2 इंटू u2 कांस्टेंट रहेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब यहाँ पर फोर्स और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है। समय के साथ जो मोमेंटम में चेंज होता है उसे ही फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे आइए एक एग्जांपल लेते हैं। इस फिगर 1 में देखिए एक पिस्टल है, इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। अब सपोज करिए इसमें गोली को फायर किया जाता है, तो गोली जो है u1 वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ता है और गोली का मास मान लीजिए m1 है, तो इसका मोमेंटम p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 इंटू u1। सिमिलरली सपोज करिए पिस्टल का मास m2 है और उसकी वेलोसिटी u2 मान लीजिए, तो उस टाइम क्या होगा? उसका मोमेंटम p2 होगा। अब मोमेंट कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से हम लोग जानते हैं टोटल मोमेंटम है वो 0 होना चाहिए, यानी p1 प्लस p2 इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ p1 इक्वल टू माइनस p2। मतलब अगर गोली u1 स्पीड से इस साइड में जा रहा है तब पिस्टल u2 स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि उसका मोमेंटम नेगेटिव है और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम की बात करें, पहले गोली का मोमेंटम क्या था? 0 था। अब उसका मोमेंटम कितना हो गया? m1 इंटू u1, तो डेल्टा p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 इंटू u1। सिमिलरली पिस्टल के मोमेंटम की बात करें, डेल्टा p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 इंटू u2। और टोटल चेंज मोमेंटम क्या है? 0 है, मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से। अब अगर हम इस चेंज मोमेंटम एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए देखें तब क्या हो जाएगा? डेल्टा p1 बाई डेल्टा t इक्वल टू माइनस डेल्टा p2 बाई डेल्टा t
अब इसी चेंज इन मोमेंटम को हम लोग फोर्स बोलते हैं। इस फार्मूले से इस चेंज इन मोमेंटम को हम लोग फोर्स बोल सकते हैं। तो डेल्टा P1 के कारण जो फोर्स होगा उसको नाम दे दीजिए F1, और डेल्टा P2 के कारण जो फोर्स होगा उसको नाम दे दीजिए F2। तो हो जाएगा F1 = -F2। अब देखिए डेल्टा P1 क्या है, गोली के मोमेंटम में चेंज। तो इसके कारण जो फोर्स होगा किस डायरेक्शन में, F1 फोर्स लगेगा। और डेल्टा P2 क्या है, पिस्टल के मोमेंटम में चेंज, और वो माइनस साइन है, तो इस डायरेक्शन में उसके कारण जो फोर्स होगा F2 लगेगा। और दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, F1 = -F2। तो यहाँ से आपका न्यूटन का थर्ड लॉ वेरीफाई हो जा रहा है। और सबसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे किसी एक्सटर्नल मीडियम पे कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। जैसे प्रीवियस तीन एग्जाम्पल में हम लोग देखे हैं कि एक्सटर्नल मीडियम पे कोई फोर्स लगाया जा रहा था, वो मीडियम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से मूवमेंट हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक्सटर्नल मीडियम का कोई फोर्स नहीं लगा, यहाँ इंटरनली फोर्स लगा। जो पिस्टल है वो गोली में फोर्स लगाया, और गोली पिस्टल पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ वेरीफाई होता है। और न्यूटन थर्ड लॉ वेरीफाई होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मीडियम की आवश्यकता हो। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी ऐसे चीज़ पे खड़े हो जाएं जो मूव करने के लिए फ्री हो, और हम लोग एक बड़ा सा बॉल हाथ में लेकर के उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंकें, तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ऐसा क्यों हुआ, वही मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लागू होगा। m1 u1 + m2 u2 = 0 हो जाएगा। या फिर न्यूटन थर्ड लॉ समझे तो हम लोग बॉल पे इधर फोर्स लगाए तो बॉल हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सिमिलरली यहाँ रॉकेट का प्रिंसिपल सेम है। यहाँ पे क्या होता है, इंजन द्वारा फ्यूल को जलाया जाता है, और उसके एग्जॉस्ट गैस को लगभग 2000 से 4400 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको एग्जॉस्ट किया जाता है। तो स्पीड बहुत हाई होता है, इसकी वजह से ये गैस जो है रॉकेट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसके कारण एक अपवर्ड थ्रस्ट वर्क करता है और रॉकेट को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। आइए इसको मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से समझते हैं। अब यहाँ फिगर ए में देखिए, मान लीजिए कोई रॉकेट है जिसका मास m है। अब किसी टाइम t पे अगर इसकी फ्यूल की एग्जॉस्ट वेलोसिटी स्मॉल v है, और उस टाइम रॉकेट की वेलोसिटी v है, तब डेल्टा t टाइम बाद मान लीजिए उस रॉकेट से डेल्टा m मास एग्जॉस्ट हो जा रहा है। उस टाइम रॉकेट का कितना मास हो जाएगा, m - डेल्टा m। अब मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अनुसार इसका मोमेंटम फिक्स होना चाहिए, लेकिन इसका मास कम हो गया, इसीलिए इसका मास डेल्टा v बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, v + डेल्टा v। और चूँकि फ्यूल का मास लगातार कम हो रहा है, इससे रॉकेट की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन मास के प्रोपोर्शनल है। जो टाइम के साथ मास में चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन आपका है। और इस एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स लग रहा है उसे रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। अब इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रॉकेट का मास इंटू ए, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पाती है डेल्टा m / डेल्टा t इंटू स्मॉल v। स्मॉल v क्या है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी है फ्यूल के। अगर इसको मोमेंटम के प्रिंसिपल से देखें तो डेल्टा m × v हो जाएगा डेल्टा p, और अपन में डेल्टा t, तभी ये फोर्स आएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जब रॉकेट के फ्यूल को कांस्टेंट एग्जॉस्ट वेलोसिटी पे एग्जॉस्ट किया जाता है तो रॉकेट का मास लगातार कम होता जाता है, और अपना मोमेंटम कांस्टेंट बनाए रखने के लिए उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और वो एक्सेलरेशन जो है चेंज इन मास पे डिपेंड करता है, और रॉकेट के मास पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि रॉकेट का मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। तो हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि रॉकेट मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो कि खुद न्यूटन थर्ड लॉ का डिराइव फॉर्म है, क्योंकि F = होता है आपका डेल्टा p / डेल्टा t। और एक नॉर्मल रॉकेट
के फ्यूल की एग्जॉस्ट वेलोसिटी होती है 2000 मीटर पर सेकंड से लेकर 4400 मीटर पर सेकंड तक। और रॉकेट का जो एक्सेलरेशन होता है वो टाइम के साथ मास में जो चेंज है उस पर डिपेंड करता है, और रॉकेट के मास पे भी डिपेंड करता है। मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना अधिक होगा। यहाँ फार्मूला से ये देखा जा सकता है। यहाँ पे यू क्या है, यू है आपका एग्जॉस्ट वेलोसिटी, एम जो है वो रॉकेट का मास है, और डेल्टा एम है जो रॉकेट के मास में चेंज है, स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।